Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we'll discuss about enzyme. This would be a complete discussion. इसमें questions भी हम साथ साथ करेंगे और अभी तबीयत ठीक नहीं है so I am not able to provide videos on a regular basis. तो कोशिश यही रहेगी जैसे ठीक हो जाऊंगी उसके बाद फिर वीडियो जो होंगी कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस पे रिलीज़ कर दी जाएंगी। फिलहाल के लिए जितने भी प्रोवाइड किए हैं उतना आपको कर लेना है प्रिपेयर, प्रीवियस से क्वेश्चन करने हैं और जितना हो सकता है उतना शेयर भी करना है साथ साथ। उसके अलावा जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, सो डोंट वरी। आज जो टॉपिक होने वाला है एंजाइम होने वाला है जिसमें कंप्लीट रहेगा पूरा का पूरा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पूरा एंजाइम से कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन उसके बाद लगाने हैं, तब क्वेश्चन लगाओगे तब पता चलेगा कि कौन कौन सा पार्ट जो है यहाँ से कवर किया गया है। आई थिंक एक पार्ट भी नहीं छूटेगा, क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा जहाँ से तुम लोग नहीं कर पाओगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहले दिस इज बायो कैटलिस्ट। देखो एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट इसलिए बोलते हैं, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, और कैटलिस्ट मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक नई चीज़ों को बनाना, मतलब एक पुरानी चीज़ के बॉन्ड को ब्रेक करके एक न्यू फॉर्मेशन करना, प्रोडक्ट को बनाना बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो एनर्जी पहले उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लग रही थी अब वो अमाउंट भी कम हो जाएगा एनर्जी का, और जो कन्वर्जन है फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट वो भी वहाँ पे फैसिलिटेट हो जाता है। तो बायो कैटलिस्ट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि हमें पता है डीएनए, ठीक है, ये हमारा जीनोम हो गया है, डबल स्टैंडर्ड जीनोम हो गया है डीएनए का। ओके, लीनियर डीएनए होता है। उसके बाद में यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग होती है आरएनए की, और आरएनए क्या होता है, मेच्योर्ड आरएनए में फॉर्म हो जाता है, मेच्योर्ड आरएनए इसका बन जाता है। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, न्यूक्लियस में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये जो मेच्योर्ड आरएनए होता है ये कहाँ पे आता है, ये आता है तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आएगा। यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ राइबोसोम्स लगे होंगे यहाँ पे। अब इन राइबोसोम्स पे क्या होता है, ये आरआरएनए जो सब यूनिट्स है वो बाइंड करती हैं, स्मॉल लार्ज सब यूनिट बाइंड करेंगी। टीआरएनए आएगा, जो एमआरएनए हमारा मैच्योर होके आया है वो वहाँ पे आएगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो जनरली यूजुअली कुछ भी ऐसा वर्ड आता है तो याद रखना है, नॉर्मली जो होती हैं प्रोटीन नेचर की होती हैं एंजाइम। अब प्रोटीन नेचर की एंजाइम मतलब ये जो पार्ट है, जो प्रोटीन है बेसिकली फंक्शनल नेचर का होता है। तो जितनी भी एंजाइम है जैसे ट्रांसपेप्टिडेजेस है या फिर पेनक्रिएटिक में जूस में जितनी भी एंजाइम्स आ रही हैं, कोई भी एंजाइम है, तो नॉर्मली ये जो होती है प्रोटीन नेचर की होती हैं। तो प्रोटीन फंक्शनल पार्ट हो गया है, और एक जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, डीएनए से चीज़ें आ रही है इसलिए बायो कैटलिस्ट बोला जाता है। ओके, नाउ सो याद रखना है एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पे कम करते हैं, कैसे कम करेंगे हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। अब हाईली स्पेसिफिक होती हैं। अब हमने देखा था अभी जब मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि स्टमक में ये वाली एंजाइम होती हैं, जैसे माना कि जो पेप्सिन है, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन है वो नॉर्मली तुम्हारे किस पे काम करेगा, अमाइनो एसिड्स पे ही काम करेगा या फिर प्रोटीन्स पे काम करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स पे काम नहीं। जबकि अगर हम अमाइलेज की बात करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेगा, वो प्रोटीन्स पे काम नहीं करेगा। तो स्पेसिफिसिटी जो है मेंटेन की जाती है। जैसे पता होगा कि जो ट्रिप्सिन है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे ही काटता है, किसी और पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे नहीं काटेगा। तो जैसे ये आर्जिनिन वाले ग्रुप पे ही काटेगा और कहीं नहीं काटेगा। तो ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है, इतना हाईली स्पेसिफिक होता है कि उसको पता है कि मुझे कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना है। तो रेंडमली चीज़ों को नहीं किया जाता है, हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, सब्सटेंस के साथ में बाइंड होता है एंजाइम, उसके बाद में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। डिडंट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम एक व्हीकल की तरह काम करेगा, एक ऐसे ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेगा जो चीज़ों को अपनी जगह से कहीं और पहुंचा तो देगा लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होगा। जैसे ये हो गया तुम्हारा एक ट्रेन हो गया है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। अब तुम ट्रेन पकड़ते हो, ठीक है, ट्रेन पकड़ते हो, जैसे माना कि यहाँ पे दिल्ली था और ये मुंबई है। अब ये ट्रेन तुम्हें दिल्ली टू मुंबई तो लेके जा रही है, और नॉर्मली अगर तुम साइकिल से जाते, पैदल जाते, तो हो सकता है बहुत सारे मंथ्स लग जाते तुम्हें। लेकिन ये जो ट्रेन है तुम्हें एक तो टाइम भी कम कर रही है, मतलब एनर्जी कम लगा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या कर रही है, उसके अलावा तुम्हारा टाइम भी कम हो रहा है और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है। लेकिन ट्रेन जो है ऐसा तो नहीं तुम घर पे ले जाते हो कि नहीं नहीं मुझे ट्रेन अभी मुझे घर पे ही छोड़ के नहीं होता है ना, तो ट्रेन फिर वापस से जाएगी। तो ये क्या हुआ कि वो कंज्यूम नहीं हुआ ना रिएक्शन में, उसने सिर्फ एक व्हीकल की तरह काम किया कि तुम्हें इस जगह से उस जगह पहुँचा दिया। वैसे ही एंजाइम है,
वो कभी भी कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन में, वो सिर्फ क्या करेगा, एंजाइम के साथ में जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो खुद कंज्यूम रिएक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि जितना अमाउंट का तुम्हारा सबस्ट्रेट था उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब जो तुम यहाँ से बैठे थे वहीं तुम ट्रेन में उतरोगे, ऐसा तो है नहीं कि बीच में कुछ और चेंज हो जाएगा। माना कि तुम्हारी प्लेस चेंज हो गई है, सबस्ट्रेट अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया है, चेंज शेप चेंज हो गई, मतलब शेप चेंज हो गई है, लेकिन तुम रहोगे तो वही। तो मतलब अमाउंट जो होता है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट का वो रिमेन सेम रहता है, जिसकी वजह से जो डेल्टा जी है उस पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो रिमेन्स अनचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। ना एंट्रोपी चेंज होती है, ना तुम्हारा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगा, इसमें कुछ भी चेंज होने को नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। मतलब जो टाइम तुम्हें हो सकता है मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन अब तुम्हें टाइम कितना लग रहा है, मुश्किल से मिनट्स या फिर सेकंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और यहाँ पे कोई भी गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं। दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो पता होगा जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो भी कई टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तो इसलिए ये जो याद रखना है, नॉर्मली जो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन जो है जो एंजाइम का यहाँ पे काम करते हैं। एक्सेप्शन, सम राइबोसोम कैन ऑल्सो एक्ट एन एंजाइम। मतलब क्या हुआ कि आरएनए जो है वो भी यहाँ पे एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया। इसलिए बोला जाता है जनरली प्रोटीन्स आर फंक्शनल एज एंजाइम। लेकिन आरएनए भी कुछ है, तो इसलिए हम ऑल प्रोटीन्स नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम सम प्रोटीन्स और विद आरएनए ऐसे बोला जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो मैंने बताया, कैटलिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं। ये जैसे माना कि ये एंजाइम है, ओके, ये उसकी एक्टिव साइट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो साइट है जहाँ पे नॉर्मली जो भी रिएक्शन होना है, जो कन्वर्जन होना है प्रोडक्ट का, वो इस एक्टिव साइट पे होता है। तो एक्टिव साइट जो होती है यहाँ पे बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट बाय वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हो रहा है, एक वीक इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाल के छोड़ना भी तो है ना, उसको खुद भी वापस जाना है। अब वो तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन वाला बोले नहीं नहीं मैडम यहीं पर रहो, आपको नहीं जाना है, या फिर आपको यहीं रहना है सर, ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। आप वहाँ पे उतरोगे वो निकल जाएगा, वहाँ पे वो जो जगह खाली थी वहाँ पे कोई और ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जो है लाइफ टाइम का बॉन्ड नहीं होता है। ओके, इतना याद रखना है। तो ये रहा सबस्ट्रेट, ये एक्टिव साइट है। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट का यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बाइंडिंग होगी और एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो एक्टिव साइट है यहाँ पे जो कुछ बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं एंजाइम के, यहाँ पे सबस्ट्रेट के। ठीक है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जो प्रोडक्ट जैसे ही बन जाता है, जैसे अपनी जगह पे बन जाएगा, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे रिलीज़ हो गया, यहाँ पे रिलीज़ हो गया, और एंजाइम जो है पहले की तरह वापस से यहाँ पे यूज़ में आ जाएगा। पहले की तरह मतलब वो रीयूजेबल है, वो बार बार चीज़ों को रीयूज़ करते रहेंगे। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। नाउ एन एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी by increasing the fraction of molecules and make reaction go faster। अब इसका मतलब क्या है, हम एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत ग्राफ में समझा देती हूँ। पहले हम ग्राफ जो है हम थोड़ा एक्स्ट्रा अभी समझेंगे इस क्वेश्चन के बाद में, पर फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। नॉर्मली क्या हुआ कि कोई भी एंजाइम थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे समझा देती हूँ, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो था बाइंड करता है, या फिर अकेला सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, और एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट है जो तुम्हारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। माना कि इसको एक्टिवेशन एनर्जी जो लग रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लग रहा है, माना कि 180 किलो जूल पर मोल ऐसे कुछ इसको एनर्जी यहाँ पे लग रही है। अब हमने अगर एंजाइम को डाला है, अगर हमने इस एंजाइम को डाला है, तो हो सकता है 12 किलो जूल में ही उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे क्या करता है एंजाइम, क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो पहले इतना सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा था, अब सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे लग रहा है। तो पहला तो ये काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। सेकेंड क्या काम करता है, यहाँ पे जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा था, कि माना कि 4 kg का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक 5 kg का मॉलिक्यूल है, एक 8 kg का मॉलिक्यूल।
अब यहाँ पे एक लिमिट होती है कि सिर्फ जो 5 kg से ऊपर है, ऊपर जो है वही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हैं इतनी एनर्जी में, ठीक है, सिर्फ इतना एनर्जी में कर सकते हैं। जैसे माना कि ट्रेन हो गई, ठीक है, ट्रेन हो गई, यहाँ पे सिर्फ 10 लोग ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं आएंगे। तो हमने एक लिमिट सेट कर दी कि अगर यहाँ पे बहुत सारे, जैसे माना 12 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, तो सिर्फ 10 लोग ही जा पाएंगे और 2 जो है वो यहाँ पे रह जाएंगे बेचारे, तो वो हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 10 लोग गए और 2 वहाँ पे वेट करें बहुत टाइम तक, फिर दूसरा जो आएगा उसके बाद वो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं कम होते हैं। लेकिन जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो वो बोल देता है कि चलो ठीक है और तुम लोग भी आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होती है, जो कैपेसिटी होती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे 4 kg वाला भी जाएगा, यहाँ पे 5 kg वाला भी जाएगा, 2 kg वाला भी जाएगा, 1 kg वाला भी जाएगा, तो अब सारे चले जाएंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, ये भी याद रखना है। और इसकी वजह से रिएक्शन जो है फास्टर हो जाएगी, क्योंकि जितना एंजाइम सब्सट्रेट से बाइंड करते जाएंगे उतना ही क्या होगा, कन्वर्जन देखने को मिलेगा। पहले नॉर्मली सब्सट्रेट जो थे 10 जा रहे थे, अब एंजाइम के साथ में 20 सब्सट्रेट बाइंड करके और वो बहुत जल्दी जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताया मैंने, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, ना गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ेगी, ना एंट्रोपी बढ़ेगी, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। So the rate at which equilibrium is achieved, but it has no effect on the position of equilibrium। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। देखो, अगर पूछा जाता है कि क्या एंजाइम जो है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो जो इक्विलिब्रियम में जो चीज़ें थी वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेंगी, पोजीशन वही रहने वाली है, कोई गिब्स फ्री चेंज नहीं, कोई एंट्रोपी चेंज नहीं, लेकिन रेट जो होता है, रेट वो इंक्रीज हो जाता है, फास्टर करता है रिएक्शन को। तो ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ध्यान में रखना है। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है, कि जैसे एंजाइम हुआ, सब्सट्रेट से बाइंड करेगा, यहाँ पे बन जाएगा एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम जो है बाहर निकल जाती है, सिंपल ये रिएक्शन होती है। अगर हमसे पूछा जाता है रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, बेटा याद रखना है हमेशा स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसको बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है और वही डिफाइन करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इज द रिएक्शन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। तो जो ईएस कॉम्प्लेक्स का जो ब्रेक डाउन है टू प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम, तो ये वाला जो स्टेप होता है ये क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और रेट लिमिटिंग स्टेप है। जबकि ये वाला जो होता है फास्ट रिएक्शन हो जाता है, ये वाला जो होता है फास्ट रिएक्शन। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे माना कि तुम, मैं ट्रेन वाला एग्जांपल दूंगी क्योंकि आई थिंक उससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, कि तुम ट्रेन में बैठ गए, ओके, जब स्टार्टिंग में बैठते हैं तो बहुत जोश होता है कि नहीं नहीं पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे, और जैसे ही बिल्कुल पहुंचने वाले होते हैं अबाउट 1 आवर के अराउंड में, तुमने 12 आवर की जर्नी करी, 11 आवर तुम्हें कोई भी ज़्यादा एंजाइटी नहीं हुई, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो 1 घंटा होता है कि अब आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है स्टेशन, तब ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, थोड़ी बहुत ट्रेन भी रुक जाए तभी परेशान हो जाते हैं कि अब आ गया स्टेशन, क्यों रुक गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि वो हम चीज़ उसको देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसलिए याद रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। एंजाइम कैटालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट डिक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एंट्रोपी पे। इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, गलत। डेल जी डिक्रीजेज, बेटा इस पर कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीज द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन रेट, तो ये जो रिएक्शन रेट है ना उसको इंक्रीज करता है, और वो डेल्टा जी को चेंज नहीं करेगा, ना तुम्हारे एंट्रोपी को चेंज करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट वन। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना है। अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम एंजाइम का एक्शन पढ़ेंगे। ओके, देखो यहाँ पे है रिएक्टेंट, ठीक है, जैसे माना हमने ग्लूकोज लिया था और ऑक्सीजन को कंबाइन किया था, ये रिएक्टेंट के फॉर्म में है, और हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाइड करते हैं, ठीक है, एनर्जी हमने सप्लाई करी, यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ पे दी है। उसके बाद क्या हुआ है, जब हमारे पास एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम है, हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं है, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट को, अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहे हैं, ठीक है। अगर तुमने नॉर्मली रिएक्शन भी देखा होगा, कि अगर तुमने लैब में थोड़े बहुत भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो वहाँ पे भी देखा होगा, जब भी तुम सलाइवा से सलाइवेज निकाल के डालते हो और देखते हो कि क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर, तब भी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। फिलहाल देखो, विदाउट एंजाइम हमने यहाँ पे डाला है, रिएक्टेंट डाला है,
अब देखो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे लगा है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम कितना ज़्यादा अमाउंट में लगा है। लेकिन है ना, उसके बाद अगर हम डालते हैं एंजाइम को, विद एंजाइम, ब्लू वाला जो है एंजाइम है, तो इतना सा ही एक्टिवेशन एनर्जी लगा है बेटा, सिर्फ इतना सा एक्टिवेशन एनर्जी लगा है। तो ये समझ में आया मैं क्यों बोल रही थी कि एंजाइम क्या करता है, लोअर करता है, उसको डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मेन एंजाइम का फंक्शन क्या है, इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज वाई इट इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट वेरी एफिशिएंटली, इसको याद रखना है ना। उसके बाद में क्या होता है, फिर ओवरऑल जो नॉर्मली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है ओवरऑल, अगर हम एनर्जी देखें रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, उस देखो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है तो ध्यान में रखना है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि जब कोई दो चीज़ें बाइंड करती हैं और जब एनर्जी रिलीज होती है, तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने बताया था एंजाइम और जब सबस्ट्रेट साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है। ओके, तो ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है, दैट एनर्जी, जैसे यहाँ पे नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ से कुछ एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी क्या करती है, तुम्हारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रही थी जब एंजाइम नहीं था, लेकिन जब एंजाइम आता है ये एनर्जी रिलीज होती है और इस एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पे कम कर दिया जाता है, और जो रिएक्शन है वो एफिशिएंटली यहाँ पे परफॉर्म कर दिया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना है, बाइंडिंग एनर्जी को क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एक बार ना। अब हम एंजाइम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। एक सिंपल एंजाइम होती है, कॉन्जुगेटेड होती है। सिंपल का मतलब होता है सिर्फ प्रोटीन है तो और कुछ भी उसमें पार्ट ऐड नहीं है, मतलब हम कोई मेटल को यूज़ नहीं कर, को फैक्टर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं बेसिकली। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक इंसान है, बहुत अच्छे से काम करता है, पूरा एक ऑफिस चला रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है। अब उसको अगर तुमको वर्कर नहीं दोगे उसके साथ में, तो क्या वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर एंजाइम को किसी और का सहारा मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी जो है काफ़ी और इंक्रीज हो जाती है, टू मेक मोर एफिशिएंट एंजाइम। तो उसकी वजह से हम एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म जो है वो प्रेफर करते हैं। नॉर्मली बॉडी में भी ये देखने को मिलता है। अगर तुमने ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ा है तो हम स्टेप पे पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम आयन यूज़ हो रहा है, तो ये भी एक कोफैक्टर की तरह यूज़ हो रहा है, एक ऐसा कॉन्जुगेट की तरह फॉर्म में यूज़ हो रहा है कि तो इस एंजाइम को प्रॉपरली यहाँ पे काम करवाएगा। तो ये जो कॉन्जुगेट होते हैं वो नॉन प्रोटीन भी हो सकते हैं और प्रोटीन भी हो सकते हैं। अगर वो नॉन प्रोटीन है, जैसे मेटल आयन हो गए, मैग्नीशियम आयन हो गया है, के पॉजिटिव आयन हो गए हैं, क्लोराइड आयन्स हो गए हैं, तो ये जब हम यूज़ करते हैं तो उनको बोला जाता है कोफैक्टर। लेकिन अगर हम प्रोटीन पार्ट को यूज़ करें, जैसे हम कुछ वाइटामिन को भी यूज़ करते हैं एज अ को एंजाइम, तो उनको बोला जाता है को एंजाइम। ओके ना, अगर देखो अगर हम खाली एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं अलोंग विद द कोफैक्टर, तो जो एंजाइम को यूज़ करते हैं, जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, जो मेन एंजाइम होती है, उसको एपो एंजाइम बोला जाता है, और जो दूसरा फैक्टर आके बाइंड कर रहा है उसको कोफैक्टर बोला जाएगा। और जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर बाइंड कर जाते हैं, तो उसको कंप्लीट एंजाइम बोला जाता है, दैट इज होलो एंजाइम। और होलो का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट जो होता है होलो का मतलब होता है। अब ये जो कोफैक्टर्स है, अगर एंजाइम के साथ में बहुत टाइटली बाउंड कर जाए, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड कर जाए, तो उसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रखना है ना। ये कुछ वाइटामिन है जो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, लेकिन ये आज हम जो पढ़ रहे हैं कोफैक्टर या फिर को एंजाइम के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, आज हम वाइटामिन के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं। तो को एंजाइम कौन कौन सी हैं और उनका रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक ना एक क्वेश्चन हर बार बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएचएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम जीआईसी या फिर सीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग बन सकता है, मैच द इनकरेक्ट पेयर बन सकता है, कुछ भी यहाँ पे बन सकता है। तो देखते हैं, अगर हम B1 की बात करते हैं तो B1 जो होता है थाइमीन है, ठीक है। अब इसका जो एंजाइम है थाइमीन पायरोफॉस्फेट जो होता है, इसका को एंजाइम होता है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। आई थिंक इजी है, क्योंकि थाइमीन है तो थाइमीन पायरोफॉस्फेट हो जाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंड आता है B2, जो बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, और इसका जो कोएंजाइम होता है FAD हो सकता है या फिर FMN हो सकता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड हो सकता है या फिर एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो सकता है। अब ये क्या करते हैं, FMN हो गया, NAD हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, दोनों चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं।
जैसे ये FAD हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर सकता है, प्रोटॉन भी रिलीज करता है, तो वैसे भी याद रखना है क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलता है सेकेंड कॉम्प्लेक्स में, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में काम करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो B5 है उसको बोला जाता है पेंटोथेनिक, 5 है तो पेंटोथेनिक ही बोला जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोएंजाइम आता है कोएंजाइम A, तुमने सुना होगा एसिटाइल कोएंजाइम A हो गया है, पायरुविक एसिड से जब कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A, और पाल्मिटॉल कोएंजाइम A, तो ये सारे जो कोएंजाइम A आते हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये करता क्या है, ये असाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है, असाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है, तो इस चीज़ को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये। B6 जो होता है वो पायरोक्सिन होता है, इसलिए इसमें कौन सा कोएंजाइम होगा, पायरोक्सिल फॉस्फेट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये क्या करता है, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। नाउ निकोटिनिक एसिड जिसे B3 बोला जाता है, नियासिन हो जाएगा, नॉर्मली पेलेग्रा यहाँ से कॉज होता है, और ये क्या करता है, NAD और NADH का यहाँ पे कोएंजाइम की तरह काम करेंगे। वही NAD हो गया, NADH हो गया है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया है, हमारा क्रेब्स साइकिल हो गया है, ठीक है, सब जगह इनका रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी क्या करते हैं, ये रिडक्शन भी कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन में इनका रोल जो है देखने को मिलता है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये NADH2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये NADH2 जो होता है NAD पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। वैसे इसका सेम काम है, FAD जो है FADH2 बनाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी ध्यान में रखना है। बायोटिन इंपॉर्टेंट है, बायोटिन का रोल इंपॉर्टेंट है, इसका जो कोएंजाइम है बायोसाइटिन है, और ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है, CO2 का ट्रांसफर करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और CO2 की जो है कमी पड़ रही है, तो हम कौन सा वाला कोएंजाइम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो हम बायोटिन यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एक CO2 प्रोवाइड करेगा, CO2 के साथ में कार्बन भी आएगा, तो यहाँ से कार्बन भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फॉलिक एसिड B9, ठीक है, इसमें टेट्रा हाइड्रोफोलेट होता है, और तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे देखने को मिलता है न्यूक्लियोटाइड जो होता है THF को भी ये अपना एक जो अमाइनो ग्रुप है वो प्रोवाइड करता है, कार्बन ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। तो ये कार्बन ग्रुप जो होता है वो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड को भी प्रोवाइड करता है, जैसे तुम्हारा एडेनिन हो गया है उसको प्रोवाइड करता है, तो ये क्या करेगा, 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट ना। विटामिन B12 का रोल तो मैं तुम्हें स्टमक में भी समझाया था कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। अगर ये फॉलिक एसिड नहीं होगा तो क्या होगा, मेगाब्लास्टिक जो अनीमिया है वो देखने को मिलता है। ये इसका जो कोएंजाइम है डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालमिन है, तो ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा कोएंजाइम है जिसमें कोबाल्ट ग्रुप जो है देखने को मिलेगा, तो याद रखना है ये वाला होगा। और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट जो है ये कराता है, रिएक्शन इसका ये है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोबालमिन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे कुछ मेटल्स जो हैं जो बेसिकली हम कोफैक्टर्स बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे Fe2 पॉजिटिव हो गया, Fe3 पॉजिटिव हो गया। ये कहाँ पे रोल इनका देखना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेजेस। कॉपर आयन का जो देखने को मिलता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस में, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेजेस में। जिंक आयन वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम आयन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखा जाता है चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो, मैग्नीशियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। चाहे ग्लाइकोलिसिस चल रही है या फिर कुछ प्योर साइकिल चल रही है, तुम्हारा TCA चल रहा है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम आयन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलता है। Mn2 पॉजिटिव आयन ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आर्जिनीज बेसिकली यूरिया साइकिल में, और पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। और पोटेशियम आयन भी पाइरुवेट काइनेजेस में देखने को मिलते हैं, मतलब ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिलेंगे। निकल आयन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेलेनियम वाला भी, सेलेनियम जो है ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज का तुम्हारा को फैक्टर की तरह काम करता है, और निकल जो है यूरेज में काम करेगा, तो ये भी एक बार तुम देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। अब हम देखते हैं मॉडल्स, 2 मॉडल्स दिए थे यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के, पहले था लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड था इंड्यूस्ड मॉडल। तुम्हें क्या याद रखना है, लॉक एंड की है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी की बात करी होगी, एक पर्टिकुलर लॉ की एक पर्टिकुलर की हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी लॉ को लेके किसी भी की को लगा के उसको खोल दे, नहीं हो सकता है ना, एक स्पेसिफिक लॉक होगा, एक स्पेसिफिक की होगी उसकी, तो ये हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी जो है वो शो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दिया था, एमएल फिशर ने दिया था, ये नाम याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो
की है, ये जो सबस्ट्रेट बेसिकली हम बोल रहे हैं ये एंजाइम है, तो एक पर्टिकुलर की होगा एक सबस्ट्रेट का, वैसे ही ये जो सबस्ट्रेट है एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट से बाइंड कर सकता है, हर किसी एंजाइम से बाइंड जो है नहीं कर पाएगा। तो ये जो होता है ये होता है लॉक एंड की मॉडल जो एमिल फिशर ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये दिया था डेनियल कॉशलैंड ने इन 1958। इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि अगर मुझे थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़े तब भी मैं कर लूँगी, मतलब अगर कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करने आ रही है तो एंजाइम थोड़ा एडजस्ट कर लेती है, कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज हो जाता हूँ, थोड़ा इंड्यूस हो जाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज जो होता है, मॉडिफिकेशन जो होता है, जो इंडक्शन होता है, इसलिए उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। नाउ सबस्ट्रेट प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग द फाइनल शेप ऑफ द एंजाइम, तो जो सबस्ट्रेट है वो अपने अकॉर्डिंग बताता है कि फाइनल शेप क्या होगी एंजाइम की, एंड देन एंजाइम इज पार्शियली फ्लेक्सिबल, जबकि अगर हम बात करते हैं लॉक एंड की वहाँ पे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत रूड एंड रफ था वो, ठीक है, जबकि ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा। So the active site continually reshaped by its interaction with the substrate until the time the substrate is completely bound to it. तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जैसे माना कि एक्टिव साइट थी पहले, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, देखो उसके बाद ये जो है ये पहले ऐसे था, देखो ये वाला ऐसे वाला शेप था, लेकिन ये शेप जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग इंड्यूस कर दिया गया, इसलिए इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड मॉडल, ये भी ध्यान में रखना है। आई थिंक लाइन यहाँ से जो पूछे जाते हैं, और या फिर तो ये पूछा जाता है कि किसने डिस्कवर किया है, पहली बात तो। सेकंड पूछा जाता है कि ये क्या चेंजेस बेसिकली देखने को मिलते हैं, तो बस इतना पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, 6 क्लासेस होती हैं, तो ये नॉर्मली ये पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जैसे लाइसिस हो गया है, ये बहुत पूछा जाता है, हाइड्रोलिसिस हो गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक बार देख लेते हैं, पहले याद कैसे रखना है, ओथ OTH, ये सिर्फ बताने के लिए, ठीक है, निमोनिक टेक्निक है और कुछ भी एक्स्ट्रा वो नहीं है। ओथ लिटिल, लिटिल मतलब लिटिल, ओथ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत प्रे कर लिया करो, ओथ लिटिल। तो ओ मतलब होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी मतलब होता है ट्रांसफेरेजेस, एच मतलब होता है हाइड्रोलेजेस, और एल मतलब होता है पहला आएगा लाइज, फिर आएगा आइसोमेरेज, और सेकंड लास्ट वाला जो आएगा लाइगेज आएगा। तो लाइज पहले आता है और लाइगेज बाद में आता है, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं करना है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जहाँ पे देखने को मिलेंगी उसको ऑक्सीडो रिडक्टेज बोला जाएगा। जहाँ पे जो एंजाइम आती हैं जैसे ऑक्सीडेजेस हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहा है, डिहाइड्रोजनेजेस हो गया मतलब वहाँ पे रिडक्शन करा रहा है, ऑक्सीजनेजेस हो गया मतलब O2 का एडिशन कर रहा है, पेरोक्सीडेजेस हो गया H2O2 वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कैटालिसिस वगैरह हो गई हैं। तो ये जो होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है। ट्रांसफेरेजेस मतलब कोई चीज़ यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, जैसे ट्रांस कार्बोक्सिलेज हो गया है, ठीक है, ट्रांस अमीनेजेस हो गया है, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, काइनेजेस हो गया है, ये क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, जैसे मिथाइल ट्रांसफरेजेस हो गई हैं जो मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेंगी, तो ये क्या होता है, ट्रांसफरेजेस एंजाइम से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज का मतलब टूटना है, ठीक है, टूटना है, हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी, तो मतलब पानी के प्रेजेंस में टूटना है, तो हाइड्रोलेज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, तुम्हें पता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड को अगर तोड़ना है पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल दो, वो टूट जाएंगे, वो अलग अलग अमीनो एसिड में टूट जाएंगे, तो ये क्या होता है, हाइड्रोलेसिस होता है, हाइड्रोलेसिस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लाइसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड जो है क्लीव भी हो सकते हैं और फॉर्मेशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो लाइसिस क्या करती हैं, एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू अ डबल बॉन्ड, या फिर तो ग्रुप में एक डबल बॉन्ड में यहाँ पे ग्रुप ऐड हो जाए या फिर रिमूवल हो जाए जिसकी वजह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, उसको लाइसिस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ना ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल जैसे डी कार्बोक्सिलेज हो गया, CO2 का निकलना हो गया है, डी हाइड्रोजिस हो गया है, डी अमीनेजेस हो गया है, ये सारे लाइज में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पायरुवेट हो गया है, अब यहाँ पे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है, इस CO2 को यहाँ से रिमूव कर देगा, इस CO2 को यहाँ से रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे कोई भी जो चीज़ें हमने नहीं डाली, ना ऑक्सीडेशन किया है ना हाइड्रोलिसिस की है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप को निकाला है, उसके बाद में जो फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का उसको लाइसिस बोला जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है ना। आइसोमरेजेस मतलब वही एक ऐसी एंजाइम जो नॉर्मली क्या करती है, एक आइसोमेरिक फॉर्म बना देती है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा पर डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा ग्लाइकोलिसिस में
ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में देखा होगा वहाँ पे आइसोमेरेजेस कितना काम करती हैं, क्यों आइसोमेरेज इसीलिए काम करती हैं क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्मूला है, जैसे माना कि C6H12O6 है, ठीक है, और उसका अगर हम कोई और फॉर्म में लिख दें, कुछ और फॉर्म में लिख दें कि C3 हो गया है, H6 हो गया है, O3 हो गया है, और यहाँ पे 2 लगा दें, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, तो उसको बोला जाता है आइसोमेरेजेस। एग्जाम्पल हो गया एपिमरेज, म्यूटेजेस जो हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेजेस जो है एक क्लास है आइसोमेरिक एंजाइम की, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। उसके बाद लाइगेजेस, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो लाइगेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का बाय यूजिंग द एनर्जी। यूजिंग द एनर्जी मतलब हम एटीपी यूज़ करेंगे या फिर जीटीपी यूज़ करेंगे। अगर हम यूकैरियोट्स में तो एटीपी यूज़ कर लेंगे, अगर हम प्रोकैरियोट्स में तो जीटीपी वगैरह यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल हो गया कार्बोक्सिलेजेस, तो यहाँ पे एटीपी का यूज़ होकर 2 चीज़ों को जोड़ा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्लासेस वाला तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम जो पढ़ेंगे हम देखेंगे थोड़ा बहुत कि एंजाइम को अगर हमें डिफाइन करना है ग्राफ के थ्रू तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक माइकल्स मेंटेन इक्वेशन थी बेसिकली, उन्होंने बताया कि क्या एक पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, और यहाँ पे कैसे वेलोसिटी होती है, वीमैक्स क्या होता है, केएम क्या होता है, जो नॉर्मल टर्म्स है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये वाई एक्सिस हो गया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया है। यहाँ पे हम सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं, यहाँ पे हम वेलोसिटी दिखाते हैं, किस वेलोसिटी से वो जो एंजाइम है वो यहाँ पे सॉरी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने एंजाइम डाला, यहाँ पे हमने सब्सट्रेट डाला, अब क्या होगा धीरे धीरे, तो एक जैसे अगर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हमने यहाँ से भेजे हैं, 10 लोग हमने कहीं और से भेजे हैं, और वो 20 लोग अगर सामने आते हैं और वो बिल्कुल अनजान है एक दूसरे से, तो जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे थोड़ा बॉन्ड बनने में टाइम लगेगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉन्ड बनेगा, सारे के सारे लोग जो हैं आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, और 10-10 करके यहाँ पे पूरा का पूरा जो बॉन्ड है वो बन जाएगा, मतलब 10 लोगों का बॉन्ड बन जाएगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे और कोई बचा ही नहीं होगा, ठीक है, बचा ही नहीं होगा, तो एक स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये जो रिएक्शन का रेट है वो ऐसे इंक्रीज होता है, ऐसे इंक्रीज होता है। अब एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, मतलब क्योंकि चीज़ें वहाँ पे मिल रही होती हैं जल्दी जल्दी जल्दी, तो उसको बोला जाता है वी मैक्स वाली कंडीशन, जहाँ पे सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। अब एक कंडीशन आती है के एम को बोला जाता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, क्योंकि माइकलिस ने बताया था कि ऐसी जो रिएक्शन है ये जो होती हैं, तो रिएक्शन का पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, यहाँ पे कैसे रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रही है, कौन सा ग्राफ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, जो हम बिल्कुल मिडिल में देखते हैं, जहाँ पे वीमेक्स मतलब वो वाली कंडीशन होगी जहाँ पे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल में आ चुकी हैं आपस में साथ में, अब इससे ज़्यादा कोई चीज़ें वहाँ पे पास में नहीं आ सकती हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है, एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे और तुम एंजाइम अगर डालोगे या फिर सब्सट्रेट अगर डालोगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वाली कंडीशन होती है वीमेक्स की। अब एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे वीमेक्स जो होता है हाफ होता है और यहाँ पे रिएक्शन रेट काफ़ी इंक्रीज होता है, तो वो ऐसा सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एक ऐसा सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे Vmax हाफ होता है, उसको बोला जाता है के एम उसको बोला जाता है। और के एम क्या रिप्रेजेंट करता है, के एम रिप्रेजेंट द डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स। ये याद रखना है, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि बिल्कुल मिडिल में काम करता है, Vmax हाफ पे काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम देखें यहाँ पे एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन जो है यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे जो उस फॉरवर्ड फॉरवर्ड कौन सी होती है, जो आगे बढ़ रही है रिएक्शन, मतलब ES जब जो होता है ES का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है K1 कांस्टेंट से। लेकिन बाय ऐसा कुछ हो जाए कि रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पाए, मतलब एनर्जी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो जब डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है K-1 क्या होता है, डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है, और वापस से रिएक्शन जो हो सकती है रिवर्स यहाँ पे हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर K2 यहाँ पे आ गया, K2 क्या है, एक ऐसा कांस्टेंट जो रेट डिटरमाइनिंग है, वो क्या करेगा, इस ES कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एंजाइम और प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएगा। तो अगर हमें Km को पता करना है तो डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं K-1 जो डिसोशिएशन कांस्टेंट था, प्लस जो हमारा K2 है अपॉन K1। तो ये भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब अगर हम देखते हैं कि अगर हमें माइकनेस मेंटेन इक्वेशन देखना है तो वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस जो एस है, ये जो फॉर्मूला होता है वो माइकनेस मेंटेन इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, अभी हम आगे भी देखेंगे, सो डोंट वरी, अभी मैंने सिर्फ ग्राफ समझा दिया तुम लोगों को एक बार। अब आते हैं एंजाइम काइनेटिक्स पे। यहाँ से जो क्वेश्चन है एक बार दिसंबर 2020 में आया हुआ है, अभी फिलहाल का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी कि कैसे क्वेश्चन को समझना है। अब इसमें बोला है व्हेन सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट है, लेकिन हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे माना कि हमारे पास 20 सब्सट्रेट थे, ठीक है, 20 सब्सट्रेट थे, एंजाइम जो थी हमारे पास सिर्फ 5 थी, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा था वो हो रहा था अब 5 सेकेंड, मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कवर करने के लिए, तो इतना तुम्हारा टाइम लग रहा था। अब हमने क्या करा, एंजाइम की अमाउंट है वो उसको इंक्रीज कर दिया, 5 से क्या कर दिया हमने 15 कर दिया है। अब कितना होगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अब हो सकता है 1 सेकेंड में तुम्हारी 1 जा रही हो, कितना चेंज हो जाएगा टाइम। तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। हाँ देखो, उसके बाद व्हेन द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, मतलब माना कि मेरे पास एंजाइम कितनी थी 20 थी और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती हूँ, मतलब पहले मैंने माना कि सबस्ट्रेट मेरे कितने थे, मेरे 10 सबस्ट्रेट थे, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, 1 सेकेंड पर मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन अभी 10 एंजाइम तो बिल्कुल फ्री थी, बिल्कुल फ्री थी, वो तो कुछ काम नहीं कर रही थी, तो मैंने 10 सबस्ट्रेट और यहाँ पे डाल दी, 10 यहाँ पे और डाल दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ये 20 एंजाइम 20 सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड कर जाएंगे, जैसे बाइंड कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो इनिशियली तो इंक्रीज होगा, उसके बाद वो लेवल्ड ऑफ हो जाएगा, बाद में वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 20 एंजाइम हो जाएंगे, 20 सबस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर कौन आएगा, कोई तो नहीं आएगा, तो इसलिए बोला जाता है इनिशियली इंक्रीज होगा देन लेवल्ड ऑफ हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे बोला है जो माइकलिस मेंटेन जो इक्वेशन मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो वी नॉट जो है इंक्रीज करता है इन द लीनियर फैशन, जैसे अभी दिखाया था मैंने कि लीनियर फैशन में इंक्रीज होगा, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगा। और जहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है मतलब बिल्कुल ऊपर पहुँच जाता है, वी मैक्स पहुँच जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है वी मैक्स पे रीच कर जाएगा, यहाँ पे तुम कुछ भी और इंक्रीज नहीं कर सकते हो, फर्दर इंक्रीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। Km बता दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो याद रखना है Km एक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये याद रखना बस, क्योंकि कभी कभी बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। हमें बताया था ना कि सबस्ट्रेट यहाँ पे होता है, तो Km जो होता है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो हाफ हो जाती है। तो उसके बाद अब Km, अब अगर मैं इसको समझाऊँ कि ये क्या लिखा हुआ है, देखो अब जैसे माना कि एक रिएक्शन ये वाली थी, ठीक है, एक रिएक्शन ये वाली थी, ये वाली रिएक्शन थी, अब इसका Km जो था वो यहाँ था, ठीक है, और इसका जो Km था वो यहाँ था, यहाँ था। अब इसका जो Vmax है वो यहाँ पे है, ठीक है, और इसका जो Vmax है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो याद रखना है जितना ज़्यादा, क्योंकि Vmax जो होगा वो जितना जिसका कम Km होगा, मतलब क्या हुआ कि जिसका जितना कम Km होगा उतना ज़्यादा ग्रेटर एफिनिटी होगा, ग्रेटर अफिनिटी होगा, और जिसका जितना Km ज़्यादा होगा उसके अंदर लेस एफिनिटी होने वाला है। अब ये कैसे समझोगे, देखो जैसे माना कि तुम्हारी पास कैपेबिलिटी है कि तुम सिर्फ मतलब तुम्हारे पास इतना कैपेबिलिटी था कि यहाँ पे 5 घंटे का काम जो है तुम 5 घंटे का काम जो है 2 घंटे में कर सकते हो, ठीक है, 2 घंटे में कर सकते हो। अब तुमने वो काम जो है 2 घंटे में कर लिया, ठीक है, 2 घंटे में कर लिया, मतलब हाफ काम कितना होगा 1 घंटे में हुआ होगा। लेकिन जो दूसरा इंसान है उसी काम को 5 घंटे में करता है, 5 आवर में करता है, उसका हाफ काम कितने पे हुआ होगा 2.5 आवर पे कम हुआ होगा। मतलब क्या हुआ, इसका Km कितना हुआ है 1 आवर पे हुआ है, इसका कितना Km हुआ है 2.5 आवर पे हुआ है। जिसका Km कम था उसने टाइम कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया, 2 घंटे में कर लिया, और जिसका Km ज़्यादा था उसको 5 घंटे लग गए, उसको 5 घंटे लग गए। मतलब क्या हुआ, जिसका जितना ज़्यादा Km होगा, जितना ज़्यादा हाफ पे पहुँचने पे उसको टाइम लग रहा है, मतलब एक तुम बकेट को भर रहे हो, एक बकेट को हाफ भरने में अगर तुम्हारा 30 मिनट लग रहा है, और दूसरी बकेट को हाफ भरने में सेम, अगर पानी टैब अलग है उसकी एफिशिएंसी कम है, एक की एफिशिएंसी ज़्यादा है, और एक को अगर 1 आवर लग रहा है तो ऑब्वियसली इसका हाफ जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि इसका हाफ टाइम जो होगा कम होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका Km कम होगा, इसका Km ज़्यादा होगा, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो वैसे याद रखना है, जितना Km कम उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा, और जितना Km ज़्यादा उतना ही एफिनिटी जो होगी कम हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को।
अब देखो ये फॉर्मूला है v इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस, ये फॉर्मूला जो होता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अब तुमसे पूछा क्या जाता है कि ऐसी कंडीशन आए जहाँ पे सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है लेकिन केम ज़्यादा है, मतलब तुम्हारा जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जो बोला जाता है, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है सबस्ट्रेट के, और इस रिएक्शन को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी कैसे बोला जाता है हम देख लेते हैं। देखो यहाँ से स्टार्टिंग अगर हम करते हैं, ये है ए वाली कंडीशन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एट अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, क्योंकि इनिशियली जो है हमारे एस भी कम है, हमारे एंजाइम मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो कम होता है काफ़ी। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है प्रपोर्शनल हो जाता है तुम्हारा उस प्रोडक्ट मतलब उस वेलोसिटी के कितना यहाँ पे एंजाइम इंक्रीज होती है, और यहाँ पे क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे चीज़ें जो है इंक्रीज होती हैं, एक साथ चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के एक ऑर्डर की प्रपोर्शन हो जाती है, इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सबस्ट्रेट पे यहाँ पे देखने डिपेंड करने वाली हैं। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, जहाँ पे अगर हम ये वाली कंडीशन देखें, बी वाली कंडीशन देखें, जहाँ पे हमारी चीज़ें जो है काफ़ी इंक्रीज हो रही हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है बेटा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली के पहले कितना बड़ा था, अब वो के के इक्वल पहुँच जाएगा, मतलब हाफ पे पहुँच गया, हाफ पे पहुँच गया है, मतलब v इक्वल्स टू वी मैक्स हाफ पे पहुँच गया है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, v इक्वल्स टू वी मैक्स हाफ पे जो चीज़ें हैं पहुँच जाती हैं। तो एट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू टू इंक्रीज, क्योंकि कंटिन्यू करेगी इंक्रीज करना, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, एंड बिगिंस टू स्लो डाउन, तो इसलिए जो कर्व होता है वो मिक्स्ड ऑर्डर का होता है, ना तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक मिक्स्ड ऑर्डर होगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा जो रेट इंक्रीज है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सी वाली कंडीशन पे आते हैं, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि वी मैक्स पे चीज़ें पहुंच गई हैं, अब तुम कुछ भी इंक्रीज़ करो वो वहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होगा, के बहुत कम हो चुका है, तो वी इक्वल्स टू वी मैक्स जब हो जाता है, जहाँ पे ऐसा कंडीशन आ चुका है जहाँ पे तुम अब कुछ भी नहीं हो सकता, फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे काम करेगी। तो ये जो सी वाली कंडीशन है ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की होती है, मतलब क्या हुआ, विद हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट हो जाता है एस के, क्योंकि तुम जितना भी एस यूज़ करोगे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम कितना भी सबस्ट्रेट यहाँ पे इंक्रीज कर लो, इसलिए इसको बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है इसको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में, ये आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। अभी क्वेश्चन है, ये आया है तुम्हारा दिसंबर 2020 में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड टू सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ए लिखा हुआ है यहाँ पे एट अ कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मतलब हमने एंजाइम को जैसे माना कि हमने 5 रखा हुआ है, ठीक है, द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। पहले सबस्ट्रेट हमारे पास 2 थे, अब मैं अगर 3 4 5 बढ़ा दूंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, अभी मैंने समझाया था, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हैज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वी मैक्स यहाँ पे होता है, ऑब्वियसली होता है यहाँ पे, तो ये भी सही हो जाएगा। एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम भी 5 हैं और सबस्ट्रेट भी 5 हैं, एंड इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट इज ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हो चुके हैं, और जहाँ पे इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होता है, वहाँ पे जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो देखने को मिलता है, बिल्कुल गलत हो गया है। एंड एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाई, और ऑब्वियसली नॉर्मली इंक्रीज करते हैं जब हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, तभी तो हमारा ग्राफ जो है बी वाला देखने को मिलता है, वरना कहाँ देखने को मिलता, तो ये वाला भी यहाँ से गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ए एंड बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान में रखना है ना। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा किसी और चीज़ों पे, जैसे इनिबिशन हो गया है, पहले हम वो देखेंगे, लाइन वीवर बग प्लॉट देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके बाद हम जो जाएंगे टर्न ओवर रेट पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत एक एक आइडिया हम लेते जाएंगे सारे क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो
जैसे मैंने बताया था सबस्ट्रेट और एंजाइम जब बाइंड करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी फास्ट होती है ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन जहाँ पे ये ईएस जो है E+P में कन्वर्ट होता है, जिसे हम K2 बोल रहे थे, वो नॉर्मली क्या होती है, एक स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और स्लोएस्ट स्टेप होता है। और यहाँ पे जो होता है के कैट काम करता है। अब के कैट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, अभी हम थोड़ा लाइन बक प्लॉट पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पढ़ा, v इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस। ये अभी हमने देखा यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे तो तुम्हें वी मैक्स की वैल्यू दे दी होगी, सबस्ट्रेट की वैल्यू दे दी होगी और v की वैल्यू दे दी होगी, तो के एम की पूछी जाएगी या फिर बोला जाएगा जो v है वो वी मैक्स का हाफ है। ठीक है, वी मैक्स का हाफ है तो यहाँ पे हम वी मैक्स का हाफ रख देंगे और तुमसे जो वैल्यू पूछी जाएगी कि तुम्हारा के एम क्या आएगा, एस क्या आएगा, तो वहाँ से वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करोगे वहाँ से हो जाएगा। नाउ जैसे यहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा मैं न्यूमेरिकल्स डाल दूंगी इसके। लाइन वीवर बग प्लॉट की अगर मैं बात करती हूँ, ये क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब क्यों रेसिप्रोकल करते हैं अभी हम आगे देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/v। देखो यहाँ पे 1/v, इसको अगर अपॉन में लिखोगे तो ऑब्वियसली के एम ऊपर जाएगा, तो के एम अपॉन वी मैक्स इंटू एस हो जाएगा और 1/v मैक्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये होता है लाइन वीवर बग प्लॉट। उसके बाद हम देखेंगे टर्न ओवर रेट और रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, जिसे के कैट बोला जाता है, जिसका मतलब होता है वी मैक्स, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट पूरी तरह बाइंड कर चुके हैं और तुमने कितनी टोटल एंजाइम डाली है, टोटल नंबर ऑफ एंजाइम। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो रिप्रेजेंट करता है वो ईटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बताता है हमारा टर्नओवर नंबर क्या होने वाला है, हमारा टर्नओवर रेट क्या होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लाइन वीवर बग प्लॉट से। इसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोला जाता है। अब हमने नॉर्मली जब हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लाइन वीवर बग प्लॉट पढ़ेंगे और ये सब करना पड़ेगा। हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर हम के एम और वी मैक्स की वैल्यू अगर हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से निकालते हैं तो फिर भी आ सकता है, थोड़ा ठीक ठाक आ जाएगा हम उनको लेकिन हम लाइन वीवर बग प्लॉट से करते हैं तो वहाँ से जो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती हैं, बहुत एक्यूरेट आती हैं, तो इसलिए हमने इसको यूज़ करा। सेकेंडली क्योंकि जो हमारी एंजाइम है उसको इनिबिट भी बहुत लोग करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया है, अनकॉम्पिटिटिव हो गया है, तो काफ़ी कुछ इनिबिशन भी देखने को मिलता है। जब हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हमें ये जो इनिबिशन है उसका प्रॉपर्ली पता नहीं चल पाता है, मैकेनिज्म पता नहीं चल पाता है कि कैसे वहाँ पे वो काम कर रही है। इसलिए हमने लाइन वीवर बग प्लॉट का यूज़ करा टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम इनिबिटर। कौन सा इनिबिटर जो है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है, मिक्स है, तो ये सब पता करने के लिए हम लाइन वीवर बग प्लॉट का यहाँ पे यूज़ लेते हैं। तो ये होता है नॉर्मली ग्राफ जब हम लाइन वीवर का करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था वाई एक्सिस पे 1/v होता था जब हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की बात करते हैं, लेकिन ये क्या है, लाइन वीवर बग प्लॉट है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/v0 हो जाएगा। एस एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है जो वी मैक्स का फॉर्मेशन होता है वो जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर जो -x वाली एक्सिस है वहाँ से आती है, -x वाली एक्सिस से आती है, और जहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है उसको बोला जाता है -1/km। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है तुम्हारा माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट अगर हम लाइन वीवर बग प्लॉट की बात करते हैं। और जहाँ पे ये v जो हमारी वेलोसिटी वाली लाइन है, जहाँ पे ये कट करता है, जहाँ पे ये कट करता है उसको बोला जाता है 1/v max। इसको याद रखना है, इसको बोला जाता है v max, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलती है, तो ये ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम इस y इंटरसेप्ट को, मतलब इस y इंटरसेप्ट को अगर ज़ीरो कर दें, इसको ज़ीरो कर दें, मतलब इस 1/v को अगर हम ज़ीरो कर दें तो क्या -1/km की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस -km इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो याद रखना है अगर ऊपर वाला जो पूरा है वो अगर वो ज़ीरो हो जाता है, पूरा वाला अगर ज़ीरो हो जाता है तो इस -1/km की जो वैल्यू है वो 1/s के इक्वल हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1/s की वैल्यू जो है -1/km के इक्वल हो जाएगी अगर y इंटरसेप्ट जो ज़ीरो हो जाएगा, या फिर 1/v जो हम बोलते हैं उसको ज़ीरो हो जाएगा। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, इजीली क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता है। सेकंड आता है x इंटरसेप्ट। अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करते हैं, मतलब अगर ये 1/s ज़ीरो हो जाता है, अगर ये वाली जो चीज़ है हमारी ज़ीरो हो जाती है, जो पूरा x इंटरसेप्ट है अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर y वाली चीज़ें खेलेंगे, मतलब 1/v0 जो होगा 1/v max के इक्वल हो जाएगा। तो 1/v जो होगा तुम्हारा 1/v max के इक्वल हो जाएगा जो x इंटरसेप्ट अगर ज़ीरो हो जाता है। इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। नाउ अब आते हैं एंजाइम इनिबिशन पे। ऑब्वियसली एंजाइम इनिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मली एंजाइम की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देता है।
तो एंजाइम एक्टिविटी जो कर रहा था, जिस एफिशिएंसी से एक्टिविटी कर रहा था, वो वहाँ पे कम कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन पाथवे को डिसरप्ट कर देगा, और एंजाइम और सब्सट्रेट का जो प्रोडक्ट बनने की जो एफिशिएंसी थी वो भी वहाँ पे कम हो जाएगी। तो एंजाइम इनिबिशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक रिवर्सिबल हो सकता है और एक इरिवर्सिबल हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब जो चीज़ें हैं कि अगर हम कभी भी एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर दें जो अनफेवरेबल हो इनिबिटर के लिए, तो हम वापस से उस रिएक्शन को वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, वो चला ही जाए, है ना, वो एक ऐसा बॉन्ड बना ले कि नहीं अब वो वापस ही नहीं आ सकता है, तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। इट हैज़ नो परमानेंट इफेक्ट ऑन द एंजाइम। जो रिवर्सिबल इनिबिशन होता है उसमें एंजाइम पे परमानेंट इफेक्ट नहीं आता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। अगर वो शेप चेंज नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम उसको वापस भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ज़्यादा वीक बॉन्ड बनता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। लेकिन इरिवर्सिबल में जो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और उसको तोड़ना मुश्किल ही मुश्किल है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो रिवर्सिबल है तीन टाइप की होती है, एक कॉम्पिटिटिव होती है, एक अनकॉम्पिटिटिव होती है, एक मिक्स्ड इनिबिशन जो है देखने को मिलता है, जिसमें नॉर्मली हम नॉन कॉम्पिटिटिव का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे करने वाले हैं। नाउ अब आते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या है, ये एंजाइम है बेटा, ये वाला जो रेड वाला है ये एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका इनिबिटर है। ठीक है, अगर तुम देख पा रहे हो तो देखो ये वाली शेप, ठीक है, और ये वाली शेप बिल्कुल सेम लग रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मेरी आर्ट के सिवाय और तो कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, जो इनिबिटर होता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो स्ट्रक्चरली भी और केमिकली भी सिमिलर दिखता है, मतलब बिल्कुल मिमिक करेगा बेटा, बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, तुम पहचान ही नहीं पाओगे। तो एंजाइम कैसे पहचान पाएगा, एंजाइम की एक्टिव साइट कैसे पहचान पाएगी। उसके बाद इनिबिटर शोज कंपटीशन इन बाइंडिंग टू द एंजाइम एक्टिव साइट। अब जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे ये इनिबिटर खड़ा हुआ है, अब आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि मैं जाऊंगा कि तुम जाओगे। तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे इनिबिटर जीत जाता है, जीत गया इनिबिटर, और इनिबिटर क्या करता है, क्योंकि एक्टिव साइट पे प्रॉपर्ली बाइंड कर सकता है, सेम शेप है, तो वो क्या बनाता है, आई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना देता है, वो सबस्ट्रेट बेचारा यहाँ पे दुखी होकर बैठ जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। its effect can be reduced by increasing the substrate concentration, very important। तो मैंने बताया कि ये क्या है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, तो यहाँ पे माना कि 10 लोग लड़ने के लिए आए थे, ये बेचारा 5 लोग थे, तो 5 लोग को हरा दिया, और 10 लोग जो थे वहाँ पे उसने अपनी जगह ले ली। लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ, मैं यहाँ पे 20 लोग कर दूँ, तो ऑब्वियसली ये डर जाएंगे, और ये डर जाएंगे बहुत बुरी तरह से कि अब तो हम नहीं जीत पाएंगे, तो ये जो 20 वाले होंगे वो जीत जाएंगे। तो मतलब अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है उसको रोका जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। नाउ अगर हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का देखें तो हम ये सिर्फ एंजाइम से बाइंड करेगा, ये ईएस कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं करता है, ना ये किसी और से बाइंड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ में यहाँ पे कम्पीट करता है प्रॉपर्ली बाइंड करने के लिए, तो इसको याद में रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो V0 ये अल्फा KM पे इफेक्ट डालेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे Vmax पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन KM पे इफेक्ट देखने को मिलता है। और हमने पढ़ा था कि KM अगर ज़्यादा होता है तो एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होती है, वो कम हो जाती है। अगर KM कम होगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। तो अगर हम इसमें भी देखेंगे तो अल्फा KM पे ही इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे जो अल्फा होता है उसको हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में रख सकते हैं, जो KI है, जो इनिबिटर का जो कांस्टेंट है, जहाँ पे एंजाइम और इनिबिटर मिलते हैं, और नीचे हम क्या लिखते हैं, उसका प्रोडक्ट जो है लिख देते हैं। ये सबस्ट्रेट वाली कंडीशन है, ओके, रिएक्टेंट वाली, बेसिकली रिएक्टेंट है यहाँ पे, और ये हमारा प्रोडक्ट है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे KM इंक्रीज हो रहा है, KM इंक्रीज हो रहा है, मतलब एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे कम हो जाती है, वो धीरे धीरे काम करेगी, बेचारा बहुत लेट लेट काम करेगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है कम हो जाएगी, जो Vmax है वो कांस्टेंट रहता है, Vmax कांस्टेंट रहेगा। सल्फा ड्रग्स एग्जाम्पल हैं, जैसे सल्फा ड्रग्स होता है वो फॉलिक एसिड के जो होता है उसके साथ में कम्पीट करता है इन द बैक्टीरियल सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है बेसिकली। मेलोनेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो हमारे कहाँ पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड में यूज़ होगा। एक कॉम्प्लेक्स सेकंड में यूज़ होता है, यहाँ पे सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ में ये बाइंड कर जाता है, और ये हमारे प्रोडक्ट के साथ में यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ में यहाँ पे वो करेगा, कॉम्पिटिशन करता है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, इथेनॉल कॉम्पीट्स इफेक्टिवली विद द मिथेनॉल एज एन ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट फॉर द एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। देखो एंजाइम कौन सी है, एंजाइम है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से बाइंड करना चाहता है इथेनॉल भी और मिथेनॉल भी, दोनों के सेम जो शेप है वो देखने को मिलती है।
अब इसका एग्जांपल अगर तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे एक अलीगढ़ में मतलब एक ऐसा अभी वाक़या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शराब पी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब समझ में नहीं आया डेथ क्यों हुई। नॉर्मली क्या होता है, जब अल्कोहल बनती है, जब शराब बनती है, तो हम यूज़ करते हैं इथेनॉल का, ठीक है, इथेनॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या करा, पैसे बचाने के चक्कर में वहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, मिथेनॉल यूज़ कर लिया, ठीक है, मिथेनॉल यूज़ कर लिया। अब उनको इतना नॉलेज नहीं था कि ये हमारी जो बॉडी है उस पर क्या इफेक्ट डाल सकता है। अब ये जो मिथेनॉल है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से बाइंड करेगा। नॉर्मली कहाँ पे बाइंड करता है, लिवर में बाइंड करता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, इंसान की डेथ भी हो जाती है। ओके लेकिन अगर इथेनॉल बाइंड करता, अगर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से इथेनॉल बाइंड करता लिवर में, तो यहाँ पे एसिटाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता, जो हमारे लिए बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता है। तो यहाँ पे कभी भी अगर किसी इंसान को मिथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है, अगर उनको पता होता, अगर टाइमली अगर उनको ट्रीटमेंट मिल गया होता, तो मे बी शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, क्योंकि शराब पी के वैसे ही इंसान बेहोश होकर सो जाता है और सुबह सुबह तक होते ही उनकी डेथ हो गई। मिथेनॉल पॉइजन अगर हो जाती है तो यहाँ पे इथेनॉल का यहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं, इथेनॉल वहाँ पे दिया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। क्यों? क्योंकि इथेनॉल एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करेगा, फिर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करेगा और मिथेनॉल को वहाँ पे एंजाइम से बाइंड नहीं होने देगा। और अगर मिथेनॉल बाइंड नहीं कर पाएगा और इथेनॉल उससे बाइंड कर जाएगा तो टॉक्सिक कंपाउंड भी वहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे, और धीरे धीरे जो मिथेनॉल होगा वो लिवर जो होगा वहाँ पे डिटॉक्सीफाई उसको कर देगा धीरे धीरे, क्योंकि एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है तुम्हारे उधर ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। अब हम ग्राफ देखेंगे, वी नॉट जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये जो है एस जो है हमारा एक्स एक्सिस पे जो है ये लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं जहाँ पे इनिबिटर एब्सेंट है, मतलब इनिबिटर प्रेजेंट नहीं है। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये वाला जो जा रहा है हमारा इनिबिटर जहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे ये हमारा वी मैक्स पहुँच गया ऊपर, ठीक है, ये वी मैक्स हो गया है। और ये जो होगी, ये हाफ वैल्यू जो होगी, जो बी मैक्स की हाफ होगी, उसको क्या रिप्रेजेंट करेगी, KM1 को रिप्रेजेंट करेगी, KM1 को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमने इनिबिटर डाला, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो ये जो KM है बेटा, पहले यहाँ पे था, उसकी वैल्यू 10 थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। मतलब क्या हुआ है, वो इंक्रीज हो गई। तो जो KM है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो वी मैक्स है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है। अब हम लाइन व्यू बग प्लॉट में देखें तब कैसे होगा, ये 1/V0 हो गया है बेटा, ठीक है, ये 1/S हो गया है, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। अब अगर हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन देखते हैं ये वाली कंडीशन अगर हम देखते हैं और ये वाली कंडीशन देखते हैं हम, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है -1/Km होगा, ऑब्वियसली -1/Km होगा। जब हमने कोई भी इनिबिटर नहीं डाला है, जब हमने कोई भी इनिबिटर नहीं डाला है, तो हमारा जो Vmax होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियसली Vmax तो कांस्टेंट रहने वाला है। और हमारा जो ये जो वैल्यू होगी, जो इनिबिशन के बाद वैल्यू जो आएगी, जो नॉर्मली हमारा जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो भी इनिबिशन जो Vmax वाली वैल्यू जो पहुंचेगी वो यहाँ पे पहुंचेगी। हमने और इनिबिटर डाला, ठीक है, और डाला तो वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन Vmax कांस्टेंट है, Vmax कांस्टेंट है, लेकिन Km इंक्रीज हो रहा है। अगर तुम देखोगे तो Km यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, Km यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद हमने और देखा तो यहाँ पे भी Km क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। देखो और इंक्रीज हो गया है Km। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, याद रखना है, कभी भी अगर ऐसा ग्राफ आता है, यहाँ पे ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है जहाँ पे ये Vmax कांस्टेंट है और Km की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, -1/Km की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और तुमसे ये पूछा जाता है कि कौन सा इनिबिशन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली α1 का कम होगा और α3 का यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाओगे उतना ही इनिबिटर जो है वहाँ पे इफेक्ट शो करता जाएगा, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है स्लोप का। स्लोप क्या होगा, α/Km/Vmax जो होगा, क्योंकि यहाँ पे Km पे इफेक्ट हो रहा है तो अल्फा होगा इसके सामने, और Vmax जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। अब आते हैं मिक्स्ड इनिबिटर पे। मैंने तुम्हें बताया था कि कॉम्पिटिटिव में ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है बेटा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो एंजाइम है वो इनिबिटर जो है एंजाइम से बाइंड करता है, ES कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं करता है। लेकिन मिक्स्ड इनिबिशन में क्या होता है, वो इससे भी बाइंड कर सकता है और इस पर्टिकुलर साइट से भी बाइंड कर सकता है जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट ने कॉम्प्लेक्स बना लिया है। और ये कभी भी एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेगा, कभी भी एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेगा। ये एक ऐसी अलग साइट पे बाइंड करेगा जिसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट मतलब इट बाइंड्स टू अनदर साइट अदर देन द एक्टिव साइट, हम उसको बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। वेरी इंपॉर्टेंट।
और जब ये एलोस्टेरिक साइड से बाइंड करता है तो ई से बाइंड करा है तो ऑब्वियसली केएम को अफेक्ट करेगा, और ई से बाइंड करता है तो ये वीमेक्स को भी अफेक्ट करता है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे अफेक्ट करता है, केएम को भी अफेक्ट करेगा और वीमेक्स को भी अफेक्ट यहाँ पे करने वाला है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वी नॉट हो गया है, वी मैक्स इंटू एस हो गया है, यहाँ पे अल्फा केएम को भी करेगा, अल्फा एस वाली कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोनों चीज़ों पे यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये एंजाइम हो गया है, और यहाँ पे क्या होगा, अ मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट विच वी कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। मतलब क्या हुआ कि ये इसकी देखो ये अलग शेप है और इसकी बिल्कुल अलग शेप है, तो मतलब ये एक्टिव साइट से तो बाइंड नहीं कर सकता है क्योंकि एक्टिव साइट की तो ये वाली शेप है। तो यहाँ पे सब्सट्रेट प्रॉपर्ली बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनिबिटर तब भी बाइंड कर सकता है जब उसने बाइंड ना करा हो, या फिर तब ऐसी वाली कंडीशन में बाइंड कर सकता है जहाँ पे सब्सट्रेट और यहाँ पे ये सब्सट्रेट क्या हो गया, एंजाइम ये हो गया, यहाँ पे भी बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, उसकी जो कॉन्फर्मेशन है वो चेंज कर देगा। एलोस्टेरिक साइट कैन कॉज अ कॉन्फर्मेशन चेंज टू एन एंजाइम एक्टिव साइट, और कॉन्फर्मेशन चेंज जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो प्रोडक्ट तो बन ही नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनिबिटर इज नॉट इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद सब्सट्रेट। तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम जो मिक्स्ड वाला है, हम यहाँ पे कौन सा पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव वाला। मिक्स्ड वाले में हम नॉन कॉम्पिटिटिव वाला पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट लेवल क्या अब काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में ही नहीं है। तो तुम जितना भी सब्सट्रेट इंक्रीज कर लो कोई भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कैन नॉट मिटिगेट द इनिबिटर्स अफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर हम ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, तो ये सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, ये हमारा वी नॉट हो गया बेटा इस वाले पे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी मैक्स तो डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पे केएम जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं, और एक होता है मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड होता है, एक प्योर होता है, एक प्योर होता है। तो मिक्स्ड में क्या होता है, हमारा केएम भी इफेक्ट होता है और वी मैक्स भी इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे वी मैक्स सिर्फ डिक्रीज होता है और केएम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों चीज़ों को याद रखना है, कहाँ पे कौन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और हमें कॉम्पिटिटिव में क्या पढ़ा था, हमने कॉम्पिटिटिव में पढ़ा था कि वी मैक्स जो है वो कॉन्स्टेंट था, ठीक है, और केएम जो था इंक्रीज करा था। यहाँ पे वीमेक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे जो एफिशिएंसी है बेटा वो कम हो रही है, वो कम हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना अच्छा वीमेक्स होगा उतना ही अच्छा सही होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हमने देखा, ये हमारा नॉर्मली अगर हमने देखते हैं तो ये अगर हमने इनिबिटर डाला है तो ये हमारा वीमेक्स यहाँ पे पहुँच रहा है, और जब हमने वीमेक्स नहीं डाला था, मतलब जब हमने इनिबिटर नहीं डाला था, तो हमारा वीमेक्स कितना यहाँ पे बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे वीमेक्स हमारा यहाँ पे पहुँच रहा था। लेकिन जब हमने इनिबिटर डाला है तो वीमेक्स यहीं पे पहुँच रहा है, लेकिन केएम जो है दोनों का यहाँ पे कांस्टेंट है, केएम कांस्टेंट है, उसको बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे भी, इस वाले ग्राफ में भी, तो यहाँ पे केएम कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकल रही होगी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन वीमेक्स डिक्रीज हो जाएगा। वीमेक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है, देखो 1/v मैक्स है, अगर मैं 1/10 लिखती हूँ तो 0.1 होता है, ठीक है, अगर मैं 1/100 लिखती हूँ तो क्या होगा, 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वी मैक्स जो है डिक्रीज हो जाता है। तो जितना ऊपर जाएंगी चीज़ें, मतलब 100 वैल्यू पे जाएगी, 1000 वैल्यू पे जाएगी, या फिर 10,000 पे वैल्यू पे जाएगी, तो मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना ही क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जितना नीचे आएगा उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो 1/v मैक्स नॉर्मली ये फॉर्म हो रहा था, लेकिन जैसे हमने इनिबिटर डाला, यहाँ पे जो v मैक्स है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन km जो होगा पूरी तरह यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी याद रखना है। ओके, तो याद रखना जितना ऊपर जाएगा यहाँ पे उतना ही वी मैक्स डिक्रीज होता है, और जितना यहाँ पे ये केएम इधर की साइड में आएगा, क्योंकि माइनस से पॉजिटिव की साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, और -1/km वैल्यू है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू इसकी इंक्रीज होती है। अगर इधर जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर नीचे आता है वी मैक्स तो इंक्रीज होती है, और अगर ऊपर जाता है तो डिक्रीज वैल्यू होती है। तो ये याद रखना है अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो। ना अब आते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ये भी नॉर्मली अनकॉम्पिटिटिव है, तो मतलब ये भी कहीं और ही बाइंड करेगा, ये नॉर्मली कंपटीशन तो नहीं करेगा तुम्हारे एक्टिव साइट के साथ में। तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सब्सट्रेट एक्टिव साइट, एंड अनलाइक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड ओनली टू द ईएस कॉम्प्लेक्स। अब हमने देखा जो एंजाइम था वो अगर इनिबिटर एंजाइम से बाइंड करता है तो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है। जब हम मिक्स्ड की बात करते हैं तो ई से भी बाइंड कर सकता है और ई से भी बाइंड कर सकता है, लेकिन अगर हम अनकॉम्पिटिटिव देखते हैं तो वो ईएस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, ईएस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, ये एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो मतलब क्या हुआ है, ये वाली कंडीशन शो करेगा अल्फा के साथ में केएम का कोई भी रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो 1/v नॉट केएम अपन वी मैक्स 1/s अल्फा अपन वी मैक्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं स्लोप में कैसे देखने को मिलेगा।
अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि Km भी यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे Vmax को भी इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें पता करना होगा कि अब क्या चेंज आएगा यहाँ पे। तो अगर देखोगे नॉर्मली, जिसे माना कि हमारा -1/Km जो था यहाँ पे था, ठीक है, वहाँ पे -1/Km था, ये 1/Vmax की वैल्यू ये थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्लोप देखने को मिला था Km/Vmax, मतलब कोई भी इनिबिशन नहीं था, कोई भी इनिबिशन नहीं था। अब Km क्या हुआ, इधर चला गया है, ठीक है, Km इधर चला गया है, तो मतलब Km की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, Km की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, और Vmax ऊपर चला गया है, Vmax ऊपर चला गया है, तो Vmax की वैल्यू क्या हो गई है, Vmax की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, Vmax की वैल्यू, सॉरी, Vmax की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई है और Km की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक मैंने सही बोला है ना, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। देखो, यहाँ पे हमारा अनइनिबिटेड था, अनइनिबिटेड था, तो Vmax ऊपर गया है, तो Vmax क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैंने शायद उल्टा लिख दिया था ना, हाँ, Vmax डिक्रीज हो जाएगा, और Km जो होगा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि Km जो आया है वो इधर आया है, Km इधर आया है, तो वो भी यहाँ पे डिक्रीज होगा। दोनों की दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेंगी, Km भी डिक्रीज होगा और Vm भी यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान में रखना है। तो अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे ये जो चेंज है देखने को मिलेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही इनिबिशन जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो इनिबिशन ऑफ एराइल सल्फेटेज बाय हाइड्रोजीन एंड द इनिबिशन ऑफ इंटेस्टाइन एल्कलाइन फॉस्फेटेज बाय फिनाइलएलेनिन। तो ये जो होता है हमारा अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में अगर कभी भी पूछा जाता है तो ध्यान में लेना चाहिए। नाउ अब आते हैं इरिवर्सिबल इनिबिशन पे। अभी इरिवर्सिबल इनिबिशन मतलब होता है जहाँ पे हम कोवलेंटली वो बाइंड कर जाता है इनिबिटर के साथ में और डिस्ट्रॉय कर देता है फंक्शनल ग्रुप ऑन एंजाइम। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोवलेंटली बाइंड करेगा इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो है फंक्शनल ग्रुप का वो देखने को मिलेगा। अब इज नॉर्मली अगर हम बोलते हैं एक स्पेशल क्लास होती है इरिवर्सिबल इनिबिटर की, जिसे हम सुसाइड इनएक्टिवेटर्स भी बोलते हैं, जिसे हम मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। ये नॉर्मली क्या करते हैं, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, वहाँ पे ये इफेक्ट शो करते हैं। ये नॉर्मली एंजाइम की रिएक्शन को हाईजेक कर लेंगे और उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का। अगर तुमने बैक्टीरिया देखा होगा, उसकी जो लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, उसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अभी जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है उसमें बहुत सारा पॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा, उसमें पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग मैं बता भी चुकी हूँ, तुम्हें ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम इस पर पेनिसिलिन डाल दें, पेनिसिलिन डाल दें, ठीक है, पेनिसिलिन डाल देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, तो क्या करता है पेनिसिलिन, इस पेप्टिडोग्लाइकन की जो ट्रांसपेप्टिडेड रिएक्शन है, मतलब जो बनने की एक प्रॉपर्टी थी, उसको तोड़ देता है। अगर ये तोड़ देगा, उसको इरिवर्सिबली इनिबिट करता है, तो मतलब ये बनेगा नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं बनेगा तो यहाँ पे पानी अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया में, और पानी अगर अंदर चला जाएगा, जो प्रेशर है, बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे खराब हो सकती हैं। इसलिए पेप्टिडोग्लाइकन वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज। देखो, जो ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज एक पोटेंट ड्रग की अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, आई थिंक सबको पता होगा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस या फिर ब्रूसाई, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई पूछा जाता है तो चागास डिजीज हो जाएगा, तो ये भी याद रखना है। तो उसके बाद में यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज की, तो एक पोटेंट ड्रग की तरह यहाँ पे काम करता है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ओके, नाउ अब आता है एस्पिरिन। अभी तुम्हें पता होगा कि जो एस्पिरिन है, नॉर्मली बोला जाता है कि एस्पिरिन क्या करता है कि अगर नॉर्मली हमारी मेडिसिन जो थी उसमें देखा जाता है कि एस्पिरिन यहाँ पे लिया जाता है, तो हमारे जो काफ़ी बॉडी की जो एक्टिविटी थी वहाँ पे ख़राब हो जाती थी। तो जो एस्पिरिन है वो इनिबिट करता है एंजाइम को दैट कैटलाइज द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या था, पेन को करवाना है, या फिर मतलब जो भी इन्फ्लेमेशन वाली रिएक्शन है उसको करवाना था। लेकिन अब क्या होगा, अगर एस्पिरिन दे दिया जाता था वो वहाँ पे चीज़ें रुक जाती थी, तो क्यों, एस्पिरिन उसके लिए ये एक परमानेंट इनएक्टिविटी की तरह यहाँ पे काम करता था। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम, जो क्या बनाता है तुम्हारा पेप्टिडेट, जो नॉर्मली जो बनाता है तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नाउ ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तुम एक बार इस क्वेश्चन को देखो और समझो। जब तक मैं पानी पीती हूँ, जब तक तुम ये क्वेश्चन देखो।
चलो देखो, the following figure shows the plot of the reaction rate versus substrate concentration millimolar for an enzyme and enzyme catalyzed reaction in the presence and the absence of an inhibitor. Match the following reaction the type of the plots. अगर हम नॉर्मली देखा जाए, आई थिंक ये तो सबको पता होगा, ये वेलोसिटी हो गया है, ये सबस्ट्रेट हो गया है, और ये जो कंडीशन है जहाँ पे नॉर्मली एक रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है और बाद में क्या करती है, यहाँ पे एक ऐसा इनिबिटर डाल दिया जाता है या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से जो होता है इनिबिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो रिएक्शन रेट होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो डाउनफॉल है वो देखने को मिलेगा। तो इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट इनिबिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। क्यू का हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, क्यू का सेकंड हो जाएगा। अब अगर क्यू का सेकंड हो जाएगा तो ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से चला गया है, ये वाला ऑप्शन भी चला गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनिबिटर की तरफ कौन काम करे। देखो ये भी इनिबिशन की रिएक्शन है और ये भी इनिबिशन की रिएक्शन है, ऑब्वियसली KM यहाँ पे है। अगर हम इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 mm है, यहाँ पे 2 mm है, तो अगर 1 mm होगा और 2 mm होगा तो KM तो नॉर्मली डिक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी अनकॉम्पिटिटिव वाली रिएक्शन तो है नहीं, तो मतलब KM इंक्रीज हुआ है। अगर KM इंक्रीज हुआ है तो ये नॉर्मली कौन सी रिएक्शन होगी, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन वाली होगी। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन होगी जहाँ पे ये जो है KM को शो करेगा, ये Vmax हाफ वाली कंडीशन होगी और ये Vmax को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन हो जाएगी, मतलब R का हो जाएगा फर्स्ट, R का हो जाएगा फर्स्ट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखते हैं इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पे 1 mm जो है वो तो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, लेकिन यहाँ पे Vmax चेंज हो रहा है बेटा, Vmax चेंज हो रहा है। अब हमें पता है, अगर हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव की, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, KM तो कांस्टेंट होता है और Vmax क्या होता है, यहाँ पे कम होता रहता है, Vmax कम होता रहता है, ठीक है। तो पहले Vmax यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो Vmax क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही हो जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव वाला। तो मतलब क्या हुआ है, S का हो जाएगा फोर्थ। अगर S का फोर्थ हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से जाएगा, तो आंसर तुम्हारा B जो है यहाँ से आ ही जाएगा, B ही आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, तुम्हारा जो KM है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और Vmax कांस्टेंट रहता है। तो तुम्हारा जो Vmax तो यहाँ पे कांस्टेंट है, KM नॉर्मली क्या था, KM नॉर्मली था 1, ठीक है, 1 mm था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना 1 मिलीमोलर है, सिर्फ KM इंक्रीज हुआ है। अगर KM इंक्रीज हुआ है तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा, तो ये वाला हो जाएगा P का थर्ड। तो आंसर जो हो जाएगा B विल बी राइट वन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबस्ट्रेट इनिबिशन भी याद रखना है, यहाँ पे ये नॉन कॉम्पिटिटिव भी याद रखना है, कॉम्पिटिटिव भी याद रखना है और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन भी याद रखना है। और कभी क्वेश्चन में से पहचान में आए तो याद रखना है जो सबसे कम वाली वैल्यू दे रखी होगी वो KM को रिप्रेजेंट कर रही होगी और रियल वैल्यू होगी माइकलिस मेंटेन वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। नाउ अब हम देखते हैं टर्नओवर नंबर, जिसमें हम के कैट की बात करेंगे, काइनेटिक एफिशिएंसी की बात करेंगे, जो हम नॉर्मली के कैट को रिप्रेजेंट करते हैं Vmax बाय ET, दैट इज टोटल एंजाइम विच इज यूज्ड, ठीक है, टोटल एंजाइम। So Kcat by Km is a rate constant that refers to the properties and the reaction of the free enzyme and the free substrate. तो याद रखना है जो Kcat by Km होता है, एक वैल्यू होती है कैटालिटिक एफिशिएंसी जिसे बोला जाता है, एक ऐसा कांस्टेंट, एक रेट कांस्टेंट होता है जो हमें बताता है कि रिएक्शन रेट क्या है, फ्री एंजाइम और फ्री सबस्ट्रेट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब हमें कौन बताता है, ये Kcat by Km बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस नंबर को भी याद रखना है। तो जितना ज़्यादा Km हो जाएगा, जितना ज़्यादा कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा KM हो जाएगा उतना कैटालिटिक एफिशिएंसी कम होती जाएगी, और जितना Kcat कम होता जाएगा उतना Kcat ज़्यादा होता जाएगा। देखो KM जितना कम, Kat उतना ज़्यादा, उतना ही कैटालिटिक एफिशिएंसी ज़्यादा, उतना ही कैटालिटिक एफिशिएंसी ज़्यादा। जितना KM ज़्यादा उतना Kcat कम हो जाएगा, मतलब जो टर्नओवर नंबर होगा यहाँ पे कम होता जाएगा। जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है, बेसिकली कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाएगी। क्यों, जैसे माना Kcat की वैल्यू 10 है और KM की वैल्यू 2 थी, तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर 10 की वैल्यू ये 10 थी और KM को इंक्रीज करके 10 कर दिया जाए तो क्या आएगा, 1 ही वैल्यू आएगी। तो मतलब इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी ज़्यादा थी, इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी कम हो गई। तो जितना ज़्यादा कम KM होगा, जितना कम KM होगा उतना ही कैटालिटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा Kcat मतलब होता जाएगा और KM कम होता जाएगा उतना कैटालिटिक एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉर्मली बताता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिएक्शन क्या है फ्री एंजाइम और फ्री सबस्ट्रेट की। नाउ अब Vmax बाई ET इसकी जो यूनिट होती है पर सेकंड होती है, ये भी ध्यान में रखना है, पर सेकंड जो होती है इसकी यूनिट होती है। अब टर्नओवर नंबर क्या है जैसे माना कि यहाँ पे 10 जो मॉलिक्यूल हैं सबस्ट्रेट के वो कन्वर्ट हो रहे हैं 10 प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल है ऑफ सबस्ट्रेट के और वो प्रोडक्ट में 20 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 आवर लग रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड्स लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी हो गई। टर्नओवर नंबर ज़्यादा किसका हो गया, इसका हो गया। मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन है, ठीक है,
वो 50 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, लेकिन दूसरी ट्रेन है वो 1 घंटे में लेके जा रही है, दूसरी ट्रेन है वो स्लो भी चल रही है और सिर्फ 10 लोगों को लेके जा रही है, तो टर्नओवर नंबर किसका ज़्यादा होगा, पहली वाली का ज़्यादा होगा। तो वही शो करता है के कैट और कैटालिटिक रेट कांस्टेंट जिसे बोला जाता है, मैक्सिमल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट पर एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम। पर एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज मतलब सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उतना ही टर्नओवर नंबर जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। एक वैल्यू दी जाती है, ये कांस्टेंट रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान में रखना है, के कैट बाई के एम, के कैट बाई के एम। अगर इसकी वैल्यू 10/8 टू 10/9 के पास में आती है, ठीक है, पर मोलर पर सेकंड अगर आती है, इतनी अगर इनकी वैल्यू देखने को मिलती है, तो नॉर्मली बोला जाता है कि क्लोज टू द मैक्सिमम अलाउड बाय द रेट ऑफ डिफ्यूजन हैव अचीव्ड अ कैटालिटिक परफेक्शन। ये क्वेश्चन में आया हुआ, एक बार ध्यान में रखना है, अगर इतनी वैल्यू इनकी पहुंच जाती है के कैट बाई के एम की, मतलब इतना कैटालिटिक एफिशिएंसी अगर पहुंच जाता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये एक परफेक्शन को रीच कर चुके हैं। तो इसके आसपास वाली वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होती है ना, ये कैटालिटिक एफिशिएंसी को शो करेगी। अब एक और टर्म आता है स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम पर मिलीग्राम ऑफ अ टोटल प्रोटीन, मतलब पर मिलीग्राम पर टोटल प्रोटीन। स्पेसिफिक एक्टिविटी गिव्स अ मेजरमेंट ऑफ एंजाइम प्योरिटी इन द मिक्सचर। मतलब अगर मिक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है और इनिबिटर भी डाला हुआ है, तो एंजाइम की प्योरिटी कितनी है, अगर हम उसको मेजर करना चाहते हैं तो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम को मेजर कर सकते हैं। और ये कैसे होती है, पर मिलीग्राम ऑफ द टोटल प्रोटीन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं। देखो, जैसे द टर्नओवर नंबर, द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, मॉलिक्यूलर वेट इज 40,000 अ डाल्टन। इन द रिएक्शन वीमेक्स जो दे रखा है हमें दे रखा है, वीमेक्स जो दे रखा है हमें दे रखा है 4 म्यू मोल दे रखा है, ओके। और उसका जो एंजाइम का जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है, जो टर्नओवर नंबर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 40,000, ये दे रखा है, डेल्टन दे रखा है। और उसके बाद में देखा है सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट एंजाइम अमाउंट 2 म्यू जी, और 2 म्यू जी जो है इसका हमें दे रखा है क्या, सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट। अब हमें बताना है कि टर्नओवर नंबर क्या होगा और स्पेसिफिक एक्टिविटी इसकी क्या होने वाली है। दो चीज़ें बतानी है, स्पेसिफिक एक्टिविटी और टर्नओवर बताना है। एंजाइम का हमें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, इन द रिएक्शन वीमेक्स हमें दे रखा है, सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट और एंजाइम अमाउंट भी दे रखा है कि 2 म्यू जी होने वाला है। अब हमें दोनों चीज़ें यहाँ पे बतानी है। देखो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, पहली बात तो फॉर्मूला याद रखना है, के कैट अपॉन वीमेक्स अपॉन ईटी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि वीमेक्स हमारा है 4 म्यू मोल दे रखा है। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इस म्यू को हटाएंगे। म्यू को हटाने के लिए कितना होता है, -6 जो होती है म्यू की वैल्यू होती है। अगर मिली मोल लिखा था 10-3 हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा मोल, ठीक है, मोल पर मिनट इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हो गया हमारा मोल पर मिनट हो गया। उसके बाद हमें दे रखा है टोटल एंजाइम का अमाउंट कितना दे रखा है, 2 म्यू जी दे रखा है। देखो ये एंजाइम का कितना अमाउंट दे रखा है, 2 म्यू जी दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर म्यू को हटाएंगे तो उसमें भी 2 × 10⁻⁶ ग्राम आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसका अमाउंट है तो ग्राम में लिखा जाता है, अमाउंट हमेशा पता होगा। अब हमारे पास ये अमाउंट भी आ गया है। अब अमाउंट आने के बाद में हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मोल क्या होता है वही हमें बताता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। मोल मतलब क्या होता है, गिवन मास, जो हमारे पास मास दे रखा है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हम तभी उसको टोटल एंजाइम में यहाँ पे रख सकते हैं। तो गिवन मास कितना है, हमें जो दिया हुआ कितना है 2 × 10⁻⁶ ग्राम हमें दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 40,000, ठीक है। अपॉन लिखेंगे हम 40,000, ये हमने लिख दिया है। जब हम इसको पूरा काटते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 × 10 मोल जो होगा, ये हमारा टोटल एंजाइम आएगा। तो याद रखना है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखना है, हमें वीमेक्स को पूरा प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, मोल पर मिनट में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है। अब जब हम के कैट निकालते हैं, के कैट का फॉर्मूला क्या होता है, वीमेक्स अपॉन ईटी। वीमेक्स हमारा कितना आया है 4 × 10⁻⁶ मोल पर मिनट आया है, मोल पर मिनट आया है। ईटी कितना आया हमारा 0.5 × 10⁻10 आया है, ठीक है, 10⁻10 आया है। अगर किसी बच्चे को काटना नहीं आता है तो सिंपली क्या करना है, जो माइनस की वैल्यू है ये वाली इसको ऊपर ले जाओ, इसकी माइनस वाली वैल्यू को इधर नीचे ले आओ, तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 × 10⁻6 नीचे आ जाएगा। इसको काटोगे तो ऑब्वियसली 4 की वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू वहाँ से हटाओगे तो एक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद में 0.5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा 8 × 10⁻4 जो होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मतलब 80,000 पर मिनट जो होगा के कैट आ जाएगा। सिंपल सी वैल्यूज को काट लेना, कोई भी इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा, और इतना तो तुम्हें लोगों को आता ही होगा ना कि इतना काटना है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये तुम्हारा आ जाएगा के कैट। के कैट आ गया, कोई भी प्रॉब्लम किसी को, आई होप नहीं होनी चाहिए वैसे तो।
बट स्टिल याद रखना है इस चीज़ को, ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। वीमेक्स सिंपली क्या करना है, उसको चेंज कर लेना है इसकी वैल्यू को। एंजाइम टोटल अगर निकालना है तो गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास करना है, उसके बाद काट दोगे तो तुम्हारी वैल्यू जो है पर मिनट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हमारा टर्नओवर नंबर निकल के यहाँ से नॉर्मली ऐसे ही पूछा जाएगा, इससे कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। बस तुम्हें ये वैल्यूज़ की जो पता होना चाहिए, म्यू मोल को क्या लिखते हैं, एम जी मोल को क्या लिखते हैं, या फिर सॉरी मिली मोल को क्या लिखते हैं, या फिर एम जी को अगर यहाँ पे म्यू ना हो के एम जी होता तो -3 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बस इतना वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्टिविटी अपॉन टोटल अमाउंट होता है। टोटल एक्टिविटी जो लिखते हैं हम लिखते हैं म्यू मोल पर मिनट में। अगर तुम देख रहे हो गए तो ये वाला क्या है, म्यू मोल पर मिनट की तो वैल्यू थी 4 जो थी म्यू मोल पर मिनट की थी, तो हमें इसे चेंज नहीं करना पड़ता, हम इसको चेंज नहीं करते। यहाँ पे सिंपली हम 4 लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू जो हमें म्यू मोल पर मिनट में दे रखी है, ठीक है। म्यू मोल पर मिनट में हमें दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिएक्टेड पर मिनट, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लिखते हैं वो mg में लिखते हैं, और हमारे पास क्या है 2 म्यू जी है। अगर मैं इसको mg में चेंज करूँगी तो सिर्फ -3 ही चेंज करना पड़ेगा ना, तो -3g यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपॉन हो गया 2 - 3g हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या था, म्यू मोल पर मिनट था, तो यहाँ का 2 से 2 कट जाएगा, ये -3 का ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 10³ जो होगा म्यू मोल सबस्ट्रेट पर मिनट जो होगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होगा यहाँ में हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपली याद रखना है, अगर टर्नओवर नंबर पूछा जाता है तो क्या करना है Vmax अपॉन ET करना है। अगर Vmax पता करना है तो नॉर्मली उसकी वैल्यू को चेंज कर देना, ET पता करना है, गिवन मास जो दे रखा है अपॉन मॉलिकुलर मास जो दे रखा है उसको तुम डिवाइड कर देना, तुम्हारा वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी देखनी है तो म्यू मोल पर मिनट याद रखना, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नीचे याद रखना mg में लेना है तुम्हें सबस्ट्रेट को, जो एंजाइम टोटल होगा सबस्ट्रेट को, और ये जो Vmax की वैल्यू होगी इसको किस में लेना है, म्यू मोल पर मिनट में लेना है, आंसर यहाँ से आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, म्यू मोल पर सबस्ट्रेट पर मिनट होगा तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए विल बी राइट वन, क्योंकि मिनट में आंसर दे रखा है, हमें सेकंड में आंसर देखना नहीं था, तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी राइट वन। आई होप एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर तुम क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस के क्वेश्चन तो तुम्हें अहमियत समझ में आएगी, अगर नहीं लगाओगे तो अहमियत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक टीचर जब तक पढ़ा सकता है, जब तक उसके पास में ये वो अपनी नॉलेज तुम्हें नहीं दे सकता है, वो सिर्फ तुम्हें बता सकता है कि ये करना है, लेकिन जब तक तुम उन चीज़ों को खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद देखोगे नहीं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे यहाँ से करना चाहिए, मुझे वहाँ से पढ़ना चाहिए, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बोलती हूँ हमेशा क्वेश्चंस लगाओ, जितना हो सकता है क्वेश्चंस लगाओ। अभी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी मैंने आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो ली थी, क्योंकि पता नहीं कब फिर वीडियो ले पाऊँगी। तो जितना हो सकता है शेयर करो चैनल को, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो आई थिंक आपका सब्सक्रिप्शन थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है उस टाइम से भी। तो कोशिश करें कि सब्सक्रिप्शन इंक्रीज़ हो जाएँ, और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें, और अगर फिर भी कुछ तुम्हें लगता है तो तुम कमेंट बॉक्स